अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम लोग पीएलएस पाथ मॉडलिंग के रिलेटेड बात करेंगे। विंचर्सो का एक आर्टिकल है 2010 का। उस आर्टिकल के मुताबिक ठीक है, ये उस आर्टिकल का आपको टाइटल नज़र आ रहा है। ये पीएलएस पाथ मॉडलिंग का, इस अगर टाइटल को पढ़े ना, इस टाइटल के अंदर पूरे आर्टिकल के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है, कि क्या क्या इस आर्टिकल में है। सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो इस एक टॉपिक के अंदर तीन चीज़ें लिखी हुई हैं। फ्रॉम फाउंडेशन टू रिसेंट डेवलपमेंट्स, मतलब स्टार्ट से लेकर जो कि अभी रिसेंट डेवलपमेंट्स तक, और उसके बाद ओपन इश्यूज फॉर मॉडल असेसमेंट, जो कि मॉडल असेसमेंट के लिए ओपन जो इश्यूज हैं मॉडल को असेस करने के लिए, उसकी इम्प्रूवमेंट, ठीक है। इसके ऊपर ये सारा आर्टिकल है, तो इसके ऊपर हम लोग आज बात करेंगे। तो सबसे पहले तो इस आर्टिकल के हम लोग देख लेते हैं ओवरव्यू को, ठीक है। अगर हम लोग इस आर्टिकल के ओवरव्यू की बात करें, अच्छा, ये जो ओवरव्यू है ना, ये समझ लें कि ये पूरे मॉडल, ये जो पूरा हमारा जो नहीं आर्टिकल, ये उसका पूरा वर्क फ्लो है कि किस किस तरह से काम हुआ है इस पूरे आर्टिकल में, ठीक है। ये उसका वर्क फ्लो भी इसको कह सकते हैं कि पूरे आर्टिकल का ये जो निचोड़ है ना, ये चीज़ है, ठीक है। इसके एब्स्ट्रैक्ट भी इससे रिलेट करता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके बारे में, इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर क्वेश्चन मॉडलिंग को देखेंगे, लेटेंट वेरिएबल्स, मैनिफेस्ट वेरिएबल्स को देखेंगे, उसके बाद फाउंडेशंस ऑफ पीएलएस मॉडलिंग, उसकी पीएलएस पाथ मॉडलिंग, ठीक है। उसकी हम लोग थ्योरेटिकल उसको देखेंगे कि कब बना था, और क्या क्या इसमें चीज़ें हैं, और ये सब कुछ, ठीक है। और बेसिक उसके एल्गोरिदम को भी देखेंगे। उसके बाद ये जो बेसिक एल्गोरिदम है, उसके बाद मॉडल असेसमेंट उस एल्गोरिदम के लिए देखेंगे, ठीक है। उसके बाद रिसेंट डेवलपमेंट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, फिर इम्प्रूवमेंट्स की बात करेंगे, और फिर ओपन इश्यूज, और ये जो रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ है ना, कि आगे हम, अगर हम लोगों ने पीएलएस पाथ मॉडलिंग पे रिसर्च करनी है, तो इस पे कौन कौन सी रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास हैं, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग, ठीक है। सबसे पहले हम लोग सेम को देखेंगे। अगर हम लोग सेम की बात करें ना, तो बेसिकली ये दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। एक तो ये है फैक्टर एनालिसिस का, और दूसरा जो है आप कह लें कि मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का, ठीक है। ये एक सेकंड जनरेशन टेक्निक है। और इसके अंदर ना बेसिकली अगर हम लोग देखें तो इसके अंदर दो आइडियाज़ हैं। इस सैम के अंदर बेसिकली मेनली दो ही आइडियाज़ हैं जिसके ऊपर काम किया जाता है। तो उसमें जो आइडिया नंबर वन है वो सी एफ है, ठीक है। एक सी एफ है और दूसरा पाथ एनालिसिस। इन दो चीज़ों का कम्बिनेशन है स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग। तो हम लोग थोड़ा सा सी एफ ए देख लेते हैं क्या होता है, उसकी हम लोग अब बात करते हैं। तो अगर हम लोग सी एफ ए की बात करें ना, तो सी एफ ए में हम लोग देखते हैं कि आया कि हमारे जो मैनिफेस्ट वेरिएबल्स हैं वो अच्छे तरीके से हमारे लेटेंट वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि हमारे मैनिफेस्ट वेरिएबल्स लेटेंट वेरिएबल्स को किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। उनका रिलेशनशिप देखते हैं। अब मैनिफेस्ट वेरिएबल क्या होता है और लेटेंट वेरिएबल क्या होता है, ये मैं अभी अभी 2 मिनट में मैं आपको बताता भी हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें पाथ एनालिसिस की, पाथ एनालिसिस में बेसिकली हम लोगों ने पीछे पढ़ा भी था कि पाथ एनालिसिस में हम लोग डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ठीक है, मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पाथ्स को देखते हैं। उसके अलावा इसके अंदर आप कह लें कि मीडिएटर मॉडरेटर का भी कंसेप्ट इसके साथ रिलेट करता है। और हम लोग किसको आया कि हमने डिपेंडेंट, मतलब ये तो हमारी रिसर्च पे बताती है कि हमारा डिपेंडेंट लेटेंट कौन सा होगा, इंडिपेंडेंट लेटेंट कौन सा होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है ना, हम लोग बेसिकली पाथ एनालिसिस के अंदर देखते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास मैनिफेस्ट वेरिएबल्स कौन से होते हैं और लेटेंट वेरिएबल्स कौन से होते हैं। तो मैनिफेस्ट वेरिएबल्स बेसिकली जो हमारे पास ऑब्जर्व्ड वेरिएबल्स होते हैं ना, उनको बोलते हैं, ठीक है। यानी कि जो ऐसे वेरिएबल जो डायरेक्टली मेजर हो जाते हैं, इनको हम लोग आइटम्स भी बोल सकते हैं, इनको हम लोग डायमेंशंस भी बोलते हैं, इनको हम लोग इंडिकेटर्स भी बोलते हैं, इनको हम लोग ऑब्जर्व्ड वेरिएबल्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये मैनिफेस्ट वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। और लेटेंट वेरिएबल्स ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो इन मैनिफेस्ट वेरिएबल्स से बनते हैं, ठीक है। अ, मतलब हम लोग अगर क्वेश्चन ईयर को देखें ना, क्वेश्चन ईयर के अंदर जो हमारे पास जो क्वेश्चंस होते हैं ना, बेसिकली वो हमारे पास आइटम्स होती हैं, डायरेक्शंस होती हैं, या फिर
ऑब्जर्व्ड वेरिएबल्स होते हैं या मैनिफेस्ट वेरिएबल्स होते हैं जो हमारे पास क्वेश्चनियर में क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है? उनको, ठीक है? और वो जब उनको हम लोग मेजर करते हैं ना, मेजर मतलब उनके मेजर करने से हमारे पास लेटेंट वेरिएबल्स आते हैं, ठीक है? तो अब हम लोग देखें तो मैनिफेस्ट वेरिएबल को हम लोग ना अगर हम लोग सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर में ना मैनिफेस्ट वेरिएबल को हम लोग रेक्टेंगल से मेजर करते हैं, ठीक है? रेक्टेंगल की शेप हम लोग देते हैं मैनिफेस्ट वेरिएबल्स को, जो चीज़ डायरेक्टली मेजर हो जाए, ठीक है? उसके बाद जो नहीं लेटेंट वेरिएबल्स, इनके लिए हम लोग ओवल शेप यूज़ करते हैं, यानी कि जो अंडे की शेप होती है ना उसको हम लोग यूज़ करते हैं लेटेंट वेरिएबल्स के लिए, ठीक है? अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है? अब हम लोग पीएलएस की बात करेंगे, मतलब पार्शियल लीस्ट स्क्वेयर अप्रोच के बारे में हम लोग देखेंगे। अच्छा, बेसिकली ना पीएलएस को ही हम लोग पीएलएस पाथ मॉडलिंग बोलते हैं, ठीक है? अब हम लोग अगर इसकी बात करें ना तो सबसे पहले जो है ना पीएलएस जो होते हैं, अब पीएलएस और सीबीएसएम इनका मैं आपको साइड बाय साइड बताता भी जाता हूँ। अब पीएलएस जो होते हैं ना वो उनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है इस तरह से कि वो लोग जो पीएलएस होता है वो अजम्पशन पे रिलाई नहीं करता, जबकि सीबीएसएम जो होता है, जो हमने पीछे पढ़ा भी था, वो रिलाई करता है अजम्पशंस पे, ठीक है? और उसके अलावा जो पीएलएस होता है हमारे पास, ठीक है? ये होता है, ये थ्योरेटिकली वीक होता है, ठीक है, पीएलएस। और जबकि जो हमारे पास होता है सीबीएसएम, ये थ्योरेटिकली बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है? ये थ्योरी पे ही बेस करता है, ठीक है? अगर हम लोग अगर हम लोग देखें कि पीएलएस पाथ मॉडलिंग को देखें ना तो ये वेरिएशन जो एक्सप्लेन, पीएलएस पाथ मॉडलिंग में हम लोग वेरिएशन एक्सप्लेन के बारे में ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है? तो अ, इसके लिए पीएलएस पाथ मॉडलिंग के लिए ना जो सॉफ्टवेयर है वो बेसिकली स्मार्ट पीएलएस बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है? और सीबीएसएम की बात करें तो सीबीएसएम के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ होता है वो हमारे पास सोमोस है, ठीक है? ये जो कोवेरियंस बेस्ड लीजरल टाइप है ना, ये सीबीएसएम में ही आता है। को सीबीएसएम यानी कि कोवेरियंस बेस्ड, सीबी कोवेरियंस बेस्ड, ठीक है? अगर हम लोग इसके अंदर कुछ फर्दर अगर हम लोग इसके बारे में पीएलएस के बारे में देखें तो ये एक्सप्लोरेटरी नेचर का होता है, जो कि मैंने आपको बता दिया कि इसमें हमारा पास ज़्यादा फोकस किस पे होता है, वेरिएशन एक्सप्लेन पे होता है, ठीक है? आर्ट स्केल पे हम लोग इसमें हम लोग आर्ट स्केल को देखते हैं, जबकि इसमें आर्ट स्केल हमारे पास हाई भी आता है, जबकि सी बी सैम में हमारे पास आर्ट स्केल हाई भी नहीं आता और उस पर हमारा फोकस आर्ट स्केल पे होता भी नहीं है, ठीक है? फ्लेक्सिबिलिटी की मैंने आपको बता दिया कि ये फ्लेक्सिबल है क्योंकि ये अजम्पशंस पे रिलाई नहीं करता। और तीसरी चीज़ है इसके अंदर के स्टैटिस्टिकल अप्रोचेस, ठीक है? इसके अंदर बेसिकली हम लोग जैक्स नाइफ जो है, उसके अलावा बूटस्ट्रैपिंग जो रीसैम्पलिंग जो मेथड है वो इसके अंदर हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? और हमारे रिजल्ट्स, जिससे हमारे रिजल्ट्स में इम्प्रूवमेंट आती है, ठीक है? अगर हम लोग इसकी नेक्स्ट इसकी बात करें इस पे तो हाँ, इसकी हम लोग अब देख लेते हैं हिस्ट्री को। अगर हम लोग इसकी हिस्ट्री की बात करें ना तो 1966 में पीएलएस के अंदर ना पीसीए का कंसेप्ट आया था, ठीक है? और 1975 में इस कंसेप्ट को मल्टीपल ब्लॉक ऑफ वेरिएबल्स पे एक्सटेंड किया गया था। अब मल्टीपल ब्लॉक ऑफ वेरिएबल्स क्या होता है जी, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। हमारे पास अगर जो एक लेटेंट वेरिएबल्स होता है ना उसकी हमारे पास कुछ नीचे डायमेंशंस भी होती हैं, ठीक है? और उन डायमेंशंस को ना अगर हम लोग मिला लें ना तो वो एक एक ग्रुप हो जाता है, ठीक है? वो सिंगल ग्रुप हो जाता है, सिंगल ब्लॉक ऑफ वेरिएबल्स उसको कह सकते हैं, ठीक है? इसी तरह से हमारे पास अगर तीन लेटेंट वेरिएबल्स हैं तो तीन लेटेंट वेरिएबल्स के अंदर अपनी अपनी जो डायमेंशंस या आइटम्स होंगी, उनको अगर हम लोग इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, तीन ब्लॉक ऑफ वेरिएबल्स हो जाएंगे, ठीक है? मल्टीपल ब्लॉक ऑफ वेरिएबल्स, एक लेटेंट होगा तो उसके नीचे वो एक ब्लॉक ऑफ वेरिएबल होगा, अगर दो लेटेंट हो जाएंगे उसके नीचे डायमेंशन होगी तो मतलब टू ब्लॉक ऑफ वेरिएबल्स हो जाएंगे, ठीक है? उम्मीद है इस बात की आपको समझ आ गई होगी, ठीक है? उसके बाद अगर हम लोग देखें ना तो ये जो 1975 से पहले पहले सिंगल ब्लॉक ऑफ वेरिएबल का ही कंसेप्ट था, ठीक है? 1975 में ना मल्टीपल ब्लॉक का कंसेप्ट हमारे पास आया था, ठीक है? उसके बाद 1980 से 1985 में ना डिटेल डिस्कशन होने लगी थी पीएलएस पाथ मॉडलिंग के एल्गोरिथम पर, ठीक है?
स्पेशली इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है, इकोनॉमिक्स में। उसके बाद अगर इसकी हम लोग बात करें ना, फर्दर डेवलपमेंट्स की बात करें, तो चीन ने 1988 में ना रिव्यू एंड एक्सपेंडेड ऑन पीएलएस फॉर स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग, ठीक है, उसने इसको एक्सपेंड किया था स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग के लिए, ठीक है, पीएलएस पाथ मॉडलिंग को। और 2005 में रिफाइनमेंट्स की थी, किसने, टेनहस ने, ठीक है। उसके बाद उसने फोकस किया था मॉडल वैलिडेशन और असेसमेंट के ऊपर, ठीक है। अगर हम लोग इसकी नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं, तो उसके अंदर जो इसका बेसिक एल्गोरिदम है उसके बारे में थोड़ा सा लिखा गया है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग अगर इसके एल्गोरिदम की बात करें, तो पर्पस इसका वही है जो मैंने पीछे पहले बात कर ली है, कि इट एस्टिमेट्स रिलेशनशिप बिटवीन द लेटेंट वेरिएबल, ठीक है। इसका पर्पस यही होता है कि लेटेंट वेरिएबल के दरमियान में रिलेशनशिप को देखना। और इसके अलावा ये जो लेटेंट वेरिएबल्स होते हैं, ये मेजर किन के ज़रिए से होते हैं जी, मैनिफेस्ट वेरिएबल्स के ज़रिए से, ठीक है। मतलब इसका जो पीछे मैंने बात की थी उसी को मैं फिर एक बार दोहरा देता हूँ, कि पीएलएस का मेन मकसद क्या होता है कि जो लेटेंट वेरिएबल्स होते हैं उनके दरमियान में रिलेशनशिप्स को देखना, ठीक है। और वो जो लेटेंट वेरिएबल्स हैं वो किन से मेजर होते हैं, वो ऑब्जर्व्ड वेरिएबल से मेजर होते हैं, जिसको इधर मैनिफेस्ट वेरिएबल का नाम दिया गया है, ठीक है। तो अब अगर हम लोग इस इक्वेशन को देखें, तो इसमें ये जो x है ना, बेसिकली ये एक डाटा सेट है, और ये जो x1 एक्स क्यू जो है ना, बेसिकली 1 क्यू, और ये सब ये x लार्ज क्यू। अब ये जो क्यू है ये बेसिकली हमारे पास ब्लॉक्स है, ठीक है। ये समझ लें कि ये लेटेंट वेरिएबल है और इसके नीचे ब्लॉक्स है, ठीक है। और इसके बाद जो हमारे इसके अंदर जो हमारे पास वो वेरिएबल्स होंगे ना, जो ब्लॉक्स के अंदर वेरिएबल्स होंगे, उसको नाम क्या दिया इन्होंने, इधर पी क्यू का नाम दिया, ठीक है। और अगर हम अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हम लोग इसकी टाइप्स को देख लेते हैं कि कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। मैंने क्या बात की थी अभी, मैंने क्या बात की थी, ये दो चीज़ें देखता है जो है पीएलएस, लेटेंट वेरिएबल्स का आपस में रिलेशनशिप, और लेटेंट वेरिएबल्स का उनके मैनिफेस्ट वेरिएबल्स के साथ रिलेशनशिप, ठीक है। अब इसकी दो टाइप्स हैं, ठीक है। एक टाइप के रिप्रेजेंट करेगी लेटेंट वेरिएबल्स का मैनिफेस्ट वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशन, और जो दूसरी टाइप है वो रिप्रेजेंट करेगी लेटेंट वेरिएबल्स का आपस में रिलेशनशिप। वो मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ। ये जो दो टाइप्स हैं, एक है मेजरमेंट मॉडल और एक स्ट्रक्चर मॉडल, ठीक है। अब मेजरमेंट मॉडल क्या करेगा, डिस्क्राइब हाउ मैनिफेस्ट वेरिएबल्स फ्रॉम द लेटेंट वेरिएबल्स, मतलब ये मैनिफेस्ट वेरिएबल्स का लेटेंट वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को देखता है। ये जो देखें, ये लेटेंट वेरिएबल है, बेसिकली ये मैंने सर्कल बना दिया, लेकिन ये सर्कल नहीं है, ओवल शेप होती है, ठीक है। ये मैनिफेस्ट वेरिएबल्स का रिलेशनशिप देखता है लेटेंट वेरिएबल्स के दरमियान, ठीक है, एक चीज़, ठीक है। ये मेजरमेंट मॉडल में आ जाता है। और दूसरा स्ट्रक्चर मॉडल, ठीक है। अब ये जो है ना, ये जो डायग्राम है जिधर दो लेटेंट वेरिएबल्स हैं, ठीक है। इधर क्या है जी, ये दो लेटेंट वेरिएबल्स का आपस में रिलेशनशिप देख रहा है, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर मॉडल में आ जाएगा, ठीक है। पहले वाले में एक लेटेंट था, मैनिफेस्ट के साथ रिलेशनशिप देखा जा रहा था, अब दो लेटेंट है, उनका आपस में रिलेशनशिप देखा जा रहा है, ठीक है। ये आ जाता है स्ट्रक्चर मॉडल में, ठीक है। अब मेजरमेंट और स्ट्रक्चर का थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया होगा। अब ये नीचे की क्वेश्चन दी गई है, ये जो क्वेश्चन है ना, ये है स्ट्रक्चर मॉडल की क्वेश्चन, ठीक है। अब इधर हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। ये जो इधर डिपेंडेंट वेरिएबल है, आप ये कह लें कि लेफ्ट साइड की तरफ, ठीक है, जो अकेला है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। और उसके साथ बीटा ज़ीरो जो जे है ये इंटरसेप्ट होगा, और इसके अंदर हमारे पास बीटा क्यू जे, और साथ में एप्सिलॉन शायद ई क्यू जो है, ये होगा कंबाइंड इफेक्ट ऑफ अदर लेटेंट वेरिएबल्स, ठीक है। दूसरे वेरिएबल्स का जो कंबाइंड इफेक्ट है डिपेंडेंट के ऊपर, ठीक है, ये वो होगा। और ये साथ जो है वो एरर टर्म होगी, ठीक है। ये बेसिकली इक्वेशन है किसकी, स्ट्रक्चर मॉडल की, ठीक है। अब हम लोग आगे चल के मेजरमेंट मॉडल को थोड़ा डिटेल में देखेंगे। अब ये जो है ना रिफ्लेक्टिव, ये मेजरमेंट मॉडल की टाइप है, ठीक है। अब इसको हम लोग आगे इसको देखते हैं, ठीक है। अब अगर हम रिफ्लेक्टिव की बात करें ना, तो इसकी जो सबसे बड़ी पहचान है ना, वो ये है कि इसके एरोस लेटेंट से बाहर की तरफ निकले होते हैं, ठीक है। अब ये आप देखें, लेटेंट से बाहर की तरफ इसके एरो निकले हुए हैं, ठीक है। ये आप डायग्राम अगर देखें तो, ठीक है। इसकी तो ये तो इसकी सबसे पहली और सबसे बड़ी पहचान है, ठीक है। और अब हम इसकी आगे नेक्स्ट बात करते हैं रिफ्लेक्टिव मॉडल्स की।
अब ये बात थोड़ी गौर से सुनने वाली है। इसमें कंस्ट्रक्ट या जो लेटेंट वेरिएबल होता है वो इन्फ्लुएंस करता है ऑब्जर्व्ड वेरिएबल्स को अपने बनने में, ठीक है। आसान अल्फाज में अगर बोले तो कंस्ट्रक्ट चूज करता है कि आया ये वेरिएबल मुझ में आएंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्ट चूज करता है कि आया ये वेरिएबल्स मुझ में आएंगे। इसमें हम लोग मैनिफेस्ट वेरिएबल्स को डिलीट भी कर सकते हैं, और ये बानिस्बत फॉर्मेटिव मॉडल के थोड़ा आसान भी होता है, ठीक है। इसमें हम लोग अगर देखें ना, इसकी इक्वेशन को भी देखें, और वैसे भी मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जो मैनिफेस्ट वेरिएबल्स होते हैं ना, वो हमारे पास डिपेंडेंट का रोल प्ले करते हैं, अगर ये इक्वेशन को भी देखें तो, ठीक है। उसके साथ क्या होता है जी, हमारे पास लोडिंग्स होती हैं। ये जो लोडिंग्स होती हैं, जो इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये जो लोडिंग्स हैं ये मल्टीप्लाई किसके साथ हो रही है, लेटेंट वेरिएबल्स के दरमियान, ठीक है। ये आप लोग अगर इक्वेशन को देखें, जो गैमा पी नॉट प्लस ये जो गैमा पी क्यू और एप्सिलॉन क्यू जो है ना, इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। गैमा पी क्यू क्या होता है, वो लोडिंग्स होती है, और एप्सिलॉन एप्सिलॉन क्यू क्या होता है, वो होता है लेटेंट वेरिएबल्स के दरमियान जो लेटेंट वेरिएबल्स बीइंग मेजर्ड, ठीक है। अब इसकी अगर हम लोग अजम्पशन की बात करें ना, तो वो ये है कि एरर्स आर अनकोरिलेटेड एंड हैव मीन ऑफ जीरो, ठीक है। इनके एरर्स आपस में इतने ज़्यादा कोरिलेट नहीं करने चाहिए, ठीक है, अनकोरिलेटेड होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग इसकी देखें, इसमें ना होमोजेनिटी की बात भी की गई है। अब मैं वो आगे चल के इसको डिटेल में बताता भी हूँ। ऑल मैनिफेस्ट वेरिएबल्स इन द ब्लॉक शुड मेजर द सेम कंसेप्ट कंसिस्टेंटली। जितने भी हमारे पास जो है क्या कहते हैं, मैनिफेस्ट वेरिएबल्स, यानी कि एक लेटेंट के अंदर जितने भी हमारे पास आइटम्स हैं, ठीक है, वो कंसिस्टेंटली मेजर करनी चाहिए। वो कंसिस्टेंटली उस जो है ना लेटेंट को, वो जो है ना मेजर करनी चाहिए, ठीक है। इस बात की उम्मीद है समझ आ गई होगी। अब ये एरर्स अनकोरिलेटेड का भी मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं। एरर्स अनकोरिलेटेड मतलब जो मैनिफेस्ट जो लेटेंट के अंदर मैनिफेस्ट वेरिएबल्स होते हैं ना, उनके एरर्स आपस में कोरिलेट नहीं करने चाहिए, ठीक है। मिसाल के तौर पे अ, अगर हमारे पास एक कंस्ट्रक्ट है, उसके नीचे तीन डायमेंशन है, ठीक है। अब पहली डायमेंशन, दूसरी डायमेंशन और तीसरी डायमेंशन, पहली दूसरी डायमेंशन अगर आपस में कोरिलेट कर रही है ना, तो मिसाल के तौर पे अगर एक ये कह लें कि इंडिविजुअल है वो रिस्पॉन्स दे रहा है, अगर वो पहली आइटम का रिस्पॉन्स देगा वो गलत होगा, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं, क्योंकि वो आपस में कोरिलेट कर रही है, तो दूसरी का रिजल्ट, दूसरी का जो वो आंसर देगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग अगर पहली की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही तो उसका आंसर देगा गलत हो जाएगा। अगर दूसरी भी पहली से कोरिलेट कर रही होगी तो इसलिए वो दूसरी भी ऑटोमेटिकली जो है ना उसका जो डायमेंशन है उसका रिस्पॉन्स देगा, तो वो भी गलत कंसीव मतलब गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपस में ये इतनी ज़्यादा कोरिलेट नहीं करनी चाहिए, ठीक है, रिफ्लेक्टिव में। अब हम लोग नेक्स्ट बात करें रिफ्लेक्टिव के अंदर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जी, इसके अंदर होमोजेनिटी की बात जो मैंने की थी, होमोजेनिटी और यूनिडायमेंशनैलिटी की। अब अगर हम लोग इसमें देखें तो होमोजेनिटी के लिए ना इधर दो चीज़ें हैं, क्रोन बैच अल्फा और डिलन गोल्ड, डिलन टेस्ट, ठीक है, डिलन राव टेस्ट, ठीक है। अब ये जो है ना ये जो है इंटरनल कंसिस्टेंसी को दोनों मेजर के बारे में, दोनों इंटरनल कंसिस्टेंसी को मेजर करते हैं, ठीक है, दोनों। अब क्रोन बैच अल्फा और डिलन जो है ना, अब ये डिलन जो है ना ये ज़्यादा एक अच्छा समझा जाता है किसके अकॉर्डिंग, चिन्ह के अकॉर्डिंग, ठीक है। और वैसे भी इसको ज़्यादा अच्छा समझा जाता है, क्यों? क्योंकि ये इधर एक बात लिखी हुई है, it does not assume that all manifest variables are equally importance। ये सारे manifest variables को equally importance नहीं देता, जबकि क्रोन बेच अल्फा जो है वो सभी को एक ही इक्वल इंपॉर्टेंस देके काम करता है, ठीक है। अब ये जो है ना क्रोन बैच अल्फा और डिलन इसकी जो है वैल्यू 0.7 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। अब जो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस है, ठीक है, ये बेसिकली किसके लिए है, ये बेसिकली है यूनिडायमेंशनैलिटी के लिए, ठीक है। अ ब्लॉक में बी कंसीडर यूनिडायमेंशनल इफ द फर्स्ट आइगन वैल्यू ऑफ इट्स कोरिलेशन मैट्रिक्स, अगर वो क्या हो, हाइयर हो एक से, ठीक है। वाइल दी अदर्स आर स्मॉलर, दूसरी सारी स्मॉलर हो और एक जो है वो एक से बड़ी हो, ठीक है, कोरिलेशन मैट्रिक्स के अंदर आइगन वैल्यू, ठीक है। तो वो क्या होगा जी, वो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस
प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस के थ्रू हम लोग वो ये कहेंगे कि यूनिडायमेंशनलिटी को मेजर कर रही है, यूनिडायमेंशनलिटी हमारे पास, ठीक है। ये यदि ये किसका रूल है, ये केसार्स रूल है, ठीक है। बेसिकली क्या था पीछे के यूनिट वो क्रोनबैच अल्फा और डिलन टेस्ट जो था वो दोनों थे अ, उसके लिए होमोजेनिटी के लिए और यूनिडायमेंशनलिटी के लिए पीसीए था। अब हम लोग इधर बात करेंगे फॉर्मेटिव की। अब हम नेक्स्ट फॉर्मेटिव की बात करेंगे। सॉरी मैंने, हाँ ये फॉर्मेटिव अब आया। तो अभी हम फॉर्मेटिव की बात करते हैं, ठीक है। अभी इससे पहले हमने रिफ्लेक्टिव की बात की थी। जितनी भी बात हुई है रिफ्लेक्टिव की हुई है, अब हम फॉर्मेटिव की बात करते हैं, ठीक है। ये दोनों किसकी टाइप है, मेजरमेंट मॉडल की। फॉर्मेटिव जो है बेसिकली इसमें क्या होता है, अगर आप लोग इसके इस डायग्राम को देखें तो इसमें एरोस किसकी तरफ है, इसमें सारे एरोस लेटेंट की तरफ है, ठीक है। फॉर्म रिफ्लेक्टिव में सारे एरोस मैनिफेस्ट की तरफ थे, इसमें सारे एरोस लेटेंट की तरफ है, ठीक है। अब ये क्या होता है, इसमें ना हमारे वेरिएबल्स जो होते हैं वो मिलकर जो है ना कंस्ट्रक्ट कंस्ट्रक्ट को ना बनाते हैं। अच्छा, अब जो रिफ्लेक्टिव था उसमें हमारा कंस्ट्रक्ट बताता था कि आया है ये वेरिएबल मुझ में आएगा, लेकिन इसमें जो है वो वेरिएबल्स जो है, वेरिएबल्स मतलब जो है मैनिफेस्ट वेरिएबल्स, या फिर आप कह रहे हैं डायमेंशंस, इसमें जो डायमेंशंस है वो बताएंगी, वो मिलके अपना कंस्ट्रक्ट बनाएंगी, ठीक है। अब इसमें क्या चीज़ है कि इसमें अगर हम लोग एक किसी भी डायमेंशन को या मैनिफेस्ट वेरिएबल को डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि ये हर हर जो है मैनिफेस्ट वेरिएबल वो मतलब खुद से अपना रोल प्ले करता है एक लेटेंट वेरिएबल को बनाने में। अगर हम लोग किसी एक मैनिफेस्ट वेरिएबल को डिलीट कर देंगे तो पूरे का पूरा कंस्ट्रक्ट में भी हमारा चेंज हो जाए, उसका मीनिंग ही चेंज हो जाए कंस्ट्रक्ट का, ठीक है। तो हाँ ये इसीलिए ये थोरेटिकली ये स्ट्रांग भी होते हैं। और एक और चीज़, जब हम लोग करते हैं ना, हम लोग नया जो क्वेश्चनियर डिज़ाइन करते हैं उसके ऊपर जब हम लोग ईएफए लगाते हैं, जब हम ईएफए लगाने के बाद उस पे आते हैं ना, मैं सीबीएसएम की बात करता हूँ, ठीक है। सीबीएसएम में हमारे पास एक नया क्वेश्चनियर था, तो इस नए क्वेश्चनियर पे मैंने ईएफए लगाया, ईएफए लगाने के बाद मेरे पास कुछ मैनिफेस्ट वेरिएबल्स मुझे पता चल गया कि आया इस लेटेंट वेरिएबल्स में ये मैनिफेस्ट वेरिएबल्स आ रहे हैं। अब उनको जब मैं अमोस में लेके जाऊंगा फिर वो लेटेंट नहीं रहेंगे, फिर वो हमारे पास वो हमारे पास लेटेंट, मैं सॉरी कह रहा हूँ, फिर वो हमारे पास फॉर्मेटिव नहीं रहेंगे, वो हमारे पास रिफ्लेक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। जब हम लोग उससे ईएफए करके अमोस के ऊपर जाते हैं तो फिर वो रिफ्लेक्टिव बन जाते हैं। तो एक और चीज़ है कि रिफ्लेक्टिव में हम लोग देख अज्यूम करते थे होमोजेनिटी और यूनिडायमेंशनलिटी को, इसमें ऐसा सही नहीं है, इसमें हम लोग इसकी हमें ज़रूरत नहीं होती होमोजेनिटी और यूनिडायमेंशनलिटी की। अगर हम लोग इसकी इक्वेशन की बात करें तो इसमें क्या है जी, हमारा इसमें हमारे जो मैनिफेस्ट वेरिएबल्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट का रोल प्ले करते हैं, ठीक है। उसमें डिपेंडेंट का रोल प्ले करते थे, इसमें इंडिपेंडेंट का रोल प्ले करते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास डिपेंडेंट में लेटेंट आएगा और इंडिपेंडेंट में मैनिफेस्ट वेरिएबल्स आएंगे, ठीक है। ठीक है। और ये जो डब्ल्यू पी क्यू है, ये हमारे पास ये जो है कोएफिशिएंट्स जो है ना, कोएफिशिएंट लिंकिंग ईच मैनिफेस्ट वेरिएबल्स टू द कॉरस्पॉन्डिंग लेटेंट वेरिएबल्स, ठीक है। ये हर जो मैनिफेस्ट वेरिएबल्स है उसके कोएफिशिएंट्स जो है अपने लेटेंट के साथ जो लिंक करते हैं, ये उसको बयान कर रहा है, ठीक है। ये इक्वेशन है किसकी, फॉर्मेटिव की। अगर हम लोग इसके में मिमिक मॉडल की बात करें तो मिमिक मॉडल जो होता है ना बेसिकली ये रिफ्लेक्टिव और फॉर्मेटिव दोनों का जो है मिक्सचर होता है, ठीक है। आर मिमिक मॉडल्स ओनली मिक्स रिफ्लेक्टिव एंड फॉर्मेटिव रोल्स इन वन ब्लॉक बट डज नॉट चेंज हाउ दे आर एस्टिमेटेड। अब इस बात को, ये नीचे एक एग्जांपल है, मैंने उसके ज़रिए से इसको बयान किया है। अब इसकी हम लोग बात करें ना, तो ये जो है ना, ये ब्लॉक के अंदर जो है ना फॉर्मेट, ये जो हमारे ब्लॉक के अंदर जो आइटम्स होती हैं वो कुछ फॉर्मेटिव का रोल प्ले करती हैं और कुछ रिफ्लेक्टिव का। अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूँ तो ये मेरे पास हेल्थ जो है वो एक क्या है जी, लेटेंट वेरिएबल है। उसके बाद ये जो डाइट, एक समझ ले क्वेश्चन था डाइट का और एक था एक्सरसाइज का। अब ये जो दोनों क्वेश्चन थे ये फॉर्मेटिव के थे, ठीक है। अब टोटल उसमें और दूसरे जो दो क्वेश्चन है एनर्जी लेवल और ब्लड प्रेशर। अब ये जो दो वेरिएबल्स ऑब्जर्व वेरिएबल्स या मैनिफेस्ट वेरिएबल्स से ये रिफ्लेक्टिव का रोल प्ले करे थे। टोटल चार क्वेश्चन थे एक लेटेंट के अंदर, दो किसका रोल प्ले करे थे फॉर्मेटिव का, दो किसका कर रहे थे रिफ्लेक्टिव का, ठीक है।
तो ये एक ब्लॉक के अंदर ही सारा काम होता है, ठीक है। द मिमिक मॉडल कंबाइन बोथ कॉज एंड इफेक्ट इन वन ब्लॉक, एक ब्लॉक के अंदर ही, ठीक है, एक लेटेंट वेरिएबल के अंदर जितने मैनिफेस्ट वेरिएबल्स हैं उनके साथ ही, ठीक है, टू कैलकुलेट लेटेंट वेरिएबल को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। अब ये इसके अंदर अगर हम लोग बात करें कि एप्सिलॉन क्यू जो है वो लेटेंट वेरिएबल का स्कोर होगा, जबकि डब्ल्यू पी क्यू और एक्स पी क्यू के होंगे कंबाइन होगा मैनिफेस्ट वेरिएबल्स का आउटर वेट्स के साथ, ठीक है। अब हम लोग आउटर वेट्स और इनर वेट्स, इनके बारे में हम लोग आगे चल के देखते हैं कि ये क्या होते हैं, ठीक है। तो उनकी तरफ आते हैं। अच्छा जी, आउटर वेट्स को अगर हम लोग देखें तो ये एक डायग्राम है। इस डायग्राम से बेसिकली बड़े अच्छे तरीके से पता चल रहा है कि आउटर वेट्स कौन से होते हैं और इनर वेट्स कौन से होते हैं। अब जो मैनिफेस्ट और लेटेंट वेरिएबल्स के दरमियान एरोज होते हैं, जो रिलेशनशिप उनके दरमियान होता है वो आउटर वेट्स, ठीक है, बयान करते हैं। और जो दोनों लेटेंट वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप होता है वो कौन कहता है, वो इनरवेट करता है, ठीक है। ये आप लोग देखें तो, ठीक है, लेटेंट्स के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है वो लेटेंट वो इनरवेट्स करते हैं, और जो लेटेंट और मैनिफेस्ट वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप होता है वो आउटर वेट्स बयान करते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन को भी देखें तो आउटर वेट्स डिटरमाइन हाउ मच ईच मैनिफेस्ट वेरिएबल कंट्रीब्यूट टू डिफाइन द लेटेंट वेरिएबल, कि लेटेंट वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए हर मैनिफेस्ट वेरिएबल कितना रोल प्ले कर रहा है, ये आउटर वेट्स के अंदर आता है। अब अगर हम लोग इनर वेट्स की बात करें, इनर वेट्स आर यूज टू एस्टिमेट लेटेंट वेरिएबल्स, ठीक है, बेस्ड ऑन देयर रिलेशनशिप विद अदर लेटेंट वेरिएबल्स इन अ स्ट्रक्चरल मॉडल। अभी एक बेसिकली आप मैंने स्ट्रक्चरल मॉडल आप लोगों को दिखाया भी था, ठीक है। ये स्ट्रक्चरल मॉडल ही है, ठीक है। स्ट्रक्चरल मॉडल के अंदर लेटेंट वेरिएबल्स का आपस में रिलेशनशिप जो है वो इनर वेट्स के जरिए हम लोग देख लेते हैं। अगर हम लोग इसमें इसकी नेक्स्ट स्लाइड पे चले तो उसमें हाउ टू वेट आउटर वेट्स, हाउ एस्टिमेशन ऑफ आउटर वेट्स और एस्टिमेशन ऑफ इनर वेट्स, इसकी बात हम लोग अब करेंगे, ठीक है। अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन की बात करें तो पर्पस इसका वही है, डिफाइन हाउ मच ईच मैनिफेस्ट वेरिएबल कंट्रीब्यूट टू इट्स लेटेंट वेरिएबल, ठीक है। वही बात ऊपर वाली, ऑपरेट्स ऑपरेट्स विद इन अ ब्लॉक ऑफ मैनिफेस्ट वेरिएबल, मैनिफेस्ट वेरिएबल का जो ब्लॉक है उसके अंदर ही काम करते हैं, ठीक है। क्योंकि बेसिकली ये मेजरमेंट मॉडल के अंदर ये सारा सीन आता है, तो मेजरमेंट मॉडल के अंदर ब्लॉक के अंदर ही सारा काम होता है, ठीक है। अब इसकी अगर स्कीम की बात करें तो क्या है, स्टार्ट विथ इनर्शियल रैंडम और आर्बिट्रेरी वेट्स, मतलब ये किससे स्टार्ट करता है, स्टार्टिंग में ये इनर्शियल वेट्स रैंडमली लेता है, उसके बाद यूज आइटरेटिव अपडेट्स टू रिफाइन वेट्स, आइटरेटिव अप्रोच यूज करता है, ठीक है। उसके बाद तो उसके बाद वेट्स आ जाते हैं, जब वो स्टेबलाइज होते हैं तो उसको ये यूज कर लेता है, ठीक है। क्या करता है, स्टार्टिंग में रैंडमली वेट्स रैंडमली जो है वेट्स उठाता है, उसके बाद उसको उस पर आइट्रेशन का प्रोसेस करता है, आइट्रेशन का प्रोसेस करने के बाद स्टेबलाइज, जब हमारे पास स्टेबलाइज वेट्स आ जाते हैं तो उसको यूज़ कर लेता है। आइट्रेशन में क्या होता है उसकी भी हम लोग आगे चल के बात करते हैं कि ठीक है आइट्रेशन में कौन कौन सी चीज़ें और क्या क्या होता है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें ना इसके अंदर इनर वेट्स की बात, अब ये वैसे इसकी इक्वेशन भी अगर आप लोग देख लें तो डिपेंडेंट में क्या आएगा, लेटेंट वेरिएबल के स्कोर्स आएंगे, उसके बाद इंडिपेंडेंट में क्या आएगा, वेट ऑफ ईच मैनिफेस्ट वेरिएबल डब्ल्यू पी क्यू होगा, और एक्स पी क्यू होगा मैनिफेस्ट वेरिएबल जो स्टैंडर्डाइज है, ठीक है। स्टैंडर्डाइज और अनस्टैंडर्डाइज भी हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यूज़ स्टैंडर्डाइज करते हैं, इसकी भी आगे चल के मैं बात करता हूँ, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं एस्टिमेशन ऑफ इनर वेट्स। इनर वेट्स का वही है रिलेशनशिप बिटवीन लेटेंट वेरिएबल्स इन स्ट्रक्चर मॉडल, जो मैंने आगे बात कर ली है। उसके बाद ऑपरेट्स ऑपरेट्स बिटवीन ब्लॉक्स ऑफ द लिंक डिफरेंट लेटेंट वेरिएबल्स, मतलब ये ब्लॉक्स होता है, ब्लॉक एक ब्लॉक जो होता है बेसिकली एक लेटेंट वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है, कि इसी तरह से दो ब्लॉक होंगे, दो लेटेंट वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करेंगे, और दो लेट ब्लॉक्स के जो लेटेंट वेरिएबल्स हैं उनका आपस में रिलेशनशिप ये देखते हैं, इससे देखा जाता है, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली तीन तरीकों से हम लोग वेट्स को मेजर करते हैं, फाइंड करते हैं। सबसे पहला है सेंट्राइड स्कीम, उसके बाद दूसरा क्या है फैक्टोरियल स्कीम। अब सेंट्राइड स्कीम और फैक्टोरियल स्कीम, और तीसरा क्या है जी, पाथ वेट्स, ठीक है। ये मैं एस्टिमेशन ऑफ इनर वेट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसकी स्कीम की। अब सेंट्राइड स्कीम में क्या होता है जी, इसमें हम लोग कोरिलेशन के जो साइन होते हैं ना उसको हम लोग देखते हैं। अब हम इसके अगर इक्वेशन को देखें ना, इसके इक्वेशन में डिपेंडेंट का एस्टिमेट लेटेंट वेरिएबल, और इंडिपेंडेंट के अगर मतलब इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ये जो है प्रोपोर्शनल का साइन है, प्रोपोर्शनल टू वी क्यू पी, ये एक और लेटेंट वेरिएबल है, ठीक है। अब
ये वी क्यू और वी क्यू स्लैश, ठीक है, इक्वेशन में। अब अगर हम लोग लेटेंट वेरिएबल्स हैं उनका आपस में रिलेशनशिप देख रहे हैं, रिलेशनशिप हमने देखा। अब हम फॉर एग्जांपल मेरे पास दो लेटेंट वेरिएबल्स थे, मैंने उनका रिलेशनशिप देखा। एक का मैंने देखा तो पॉजिटिव पॉजिटिव आ गया कोरिलेशन, एक की आ गई नेगेटिव कोरिलेशन आ गई, ठीक है। अब जिसकी पॉजिटिव कोरिलेशन आई है उसका वेट हम लोग +1 दे देंगे, जिसकी नेगेटिव कोरिलेशन आई है उसका वेट हम लोग -1 दे देंगे, ठीक है। ये सेंट्रोइड स्कीम कहती है। और फैक्टोरियल स्कीम क्या कहती है? फैक्टोरियल स्कीम में जो हमारे पास उनकी फॉर एग्जांपल हमारे पास दो लेटेंट वेरिएबल्स थे, लेटेंट वेरिएबल्स का हमने आपस में रिलेशनशिप देखा। एक रिलेशनशिप की वैल्यू कोरिलेशन की आ गई 0.2, दूसरे की आ गई 0.3, ठीक है। तो इसमें क्या होगा जी, हमारे पास कोरिलेशन की वैल्यूज को हम एज अ वेट यूज कर लेंगे। और तीसरा क्या होता है? पाथ वेटिंग स्कीम। इसमें हम लोग जो डिग्रेशन के कोएफिशिएंट्स होते हैं ना, उनको हम लोग यूज कर लेते हैं, ठीक है, सिंपल। एक में हम लोग रिग्रेशन के कोएफिशिएंट यूज करते हैं, पाथ जो है वेटिंग फैक्टोरियल स्कीम में हम लोग कोरिलेशन को यूज करते हैं, और सेंट्रोइड स्कीम में हम लोग यूज करते हैं उनके साइंस को, कोरिलेशंस के, ठीक है। अब अगर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की बात करें तो नेक्स्ट स्लाइड में अपडेट आउटर वेट्स, इसके अंदर हम लोग वो आइटरेशन के अंदर क्या आता है उसकी बात करेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर बेसिकली आउटर वेट्स थे, आउटर वेट्स किसके अंदर आ रहे थे? मेजरमेंट मॉडल। अब मेजरमेंट मॉडल की मैंने आपको आगे बताया था कि जो दो टाइप्स थी, फॉर्मेटिव और रिफ्लेक्टिव। अब जब आउटर वेयर्स की बात होगा तो हम लोग इसको दो तरीकों से भी देखेंगे, फॉर्मेटिव के तरीके से और रिफ्लेक्टिव के तरीके से, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं, पहले देखते हैं मॉड ए फॉर रिफ्लेक्टिव मॉडल, ठीक है। अब इसमें वही बात है कि जी लेटेंट वेरिएबल्स कॉस द मैनिफेस्ट वेरिएबल्स, जो रिफ्लेक्टिव कहता है द मैनिफेस्ट वेरिएबल्स आर इफेक्ट ऑफ द लेटेंट वेरिएबल्स। ये वो जो लेटेंट की डेफिनेशन या लेटेंट, सॉरी, रिफ्लेक्टिव की डेफिनेशन या रिफ्लेक्टिव कहता है, ठीक है। इसमें क्या होता है जी, ईच वेट इज कैलकुलेटेड एज द कोवेरियंस बिटवीन द मैनिफेस्ट वेरिएबल द लेटेंट वेरिएबल्स एस्टिमेट, ठीक है। अब ये क्या करता है? कोवेरियंस देखता है, ठीक है। अगर द मैनिफेस्ट वेरिएबल्स आर स्टैंडर्डाइज्ड, अगर वो स्टैंडर्डाइज हो तो फिर वो क्या, सिंपली कोवेरियंस कोरिलेशन में हो जाएगी, ठीक है। ये होता है किसमें? अब ये बेसिक आइट्रेशन में ये सारा काम हो रहा होता है, ठीक है, ये वाला काम सारा। अब दूसरा जो है मॉड बी जो है वो क्या करता है? फॉर्मेटिव मॉड, फॉर्मेटिव मॉड की ऊपर डेफिनेशन फॉर्मेटिव मॉडल की है। तो उसके बाद क्या करता है? ये द वेट ऑफ ऑल मैनिफेस्ट वेरिएबल्स इन द ब्लॉक आर कैलकुलेटेड यूजिंग मल्टीपल रिग्रेशन। अब ये मल्टीपल रिग्रेशन को यूज करता है। द लेटेंट वेरिएबल्स एस्टिमेट, द लेटेंट वेरिएबल एस्टिमेट इज प्रिडिक्टेड बेस्ड ऑन ऑल मैनिफेस्ट वेरिएबल्स इन अ ब्लॉक। ये जो लेटेंट वेरिएबल है, जैसे मैंने कहा कि मैं इसमें क्या कि जो फॉर्मेटिव में क्या है, रिफ्लेक्ट, वो जो है मैनिफेस्ट मिल के एक कंस्ट्रक्ट को बनाती है, ठीक है। इसमें भी यही बात की है कि जो रिफ्लेक्ट जो है ना, लेटेंट वेरिएबल्स जो है वो सारे में जो है मैनिफेस्ट वेरिएबल्स उनसे मिलके बनता है, ठीक है। This means mod B considered the combination influence of the of ये वही बात है। This means mod B considers the combined influence of all manifest variables together, not individually। मतलब वो सारा इकट्ठे मिलके काम करेंगे, ठीक है, ठीक है। लेकिन उनका अपना अपना इंडिविजुअली रोल होगा, काम इकट्ठे करेंगे लेकिन उनका इंडिविजुअली रोल होगा। अगर वो एक को भी डिलीट कर देंगे तो सारा काम अंदर से पूरा का पूरा लेटेंट वेरिएबल ही चेंज हो जाएगा। तो इसमें डिलीट नहीं कर सकते फॉर्मेटिव में। अब अगर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलें तो उसको देखते हैं। इसमें अब हम लोगों ने वही जो पूरा एल्गोरिथम, पीछे मैंने जितनी भी बातें कही है ना, ये बेसिक एल्गोरिथम था, उसको उसने जी इधर पूरे एल्गोरिथम को जो है ना एक मैथमेटिकली फॉर्म में लिख दिया। सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो एल्गोरिथम में सबसे पहले वो एक डाटा सेट है जिसके अंदर एक्स क्यू रिप्रेजेंट करता है ब्लॉक्स को, ठीक है। और अगर हम लोग इसके ये जो येलो कलर में एरोस के साथ लिखा हुआ है कि सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, वेट्स को इनिशियलाइज करते हैं। वेट्स को में भी सबसे पहले हम लोग मेजर मॉडल, अब मेजरमेंट मॉडल पहले बनाते हैं, मेजरमेंट मॉडल के बाद हमारे पास स्ट्रक्चर मॉडल बनता है। यही चीज़ है कि इनिशियलाइज वेट करेंगे, वेट्स के अंदर भी सबसे पहले आउटर वेट्स आएंगे, ठीक है। उसके बाद आएंगे इनर वेट्स, आउटर वेट्स आएंगे तो हमारे पास मेजरमेंट मॉडल के अंदर आउटर वेट्स आते हैं, उसके बाद स्ट्रक्चर मॉडल के अंदर इनर वेट्स आते हैं। मेजरमेंट मॉडल बनेगा, आउटर वेट्स आएंगे, उसके बाद हमारे पास इनर वेट्स आएंगे, ठीक है। उनको अपडेट करेंगे, लेकिन इनर वेट्स अपडेट करेंगे, लेकिन उसके अंदर भी हम लोग ये देखेंगे कि फॉर एक्सोजीनियस लेटेंट वेरिएबल, फॉर एंडोजीनियस, दोनों के लिए, ठीक है। अब ये रिफ्लेक्टिव और फॉर्मेटिव देख लेंगे, उस हिसाब से हम अपना काम कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे अब हम लोग चलते हैं।
इसके अंदर क्वालिटी इंडेक्सेस की बात हुई है, ठीक है। क्वालिटी इंडेक्सेस यानी कि इसमें अब हम लोग देखें ना, तो सीबीएसएम की बात करें तो सीबीएसएम जो है ना गुडनेस ऑफ फिट्स के जो है ना गुडनेस ऑफ फिट की इंडेक्सेस को देखता है। फॉर एग्जांपल काई स्क्वायर को देखता है, रूट मीन स्क्वायर को देखता है, जीएफआई को देखता है, एजीएफआई को देखता है, ठीक है। लेकिन जो है ना हमारे पास जो पीएनएस होता है ये इन सब चीज़ों को नहीं देखता, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब ये क्यों नहीं देखता उसको भी हम लोग उसकी भी इधर बात हुई है, वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये अच्छा जी, इसको देख लेते हैं ये क्यों नहीं देखता। अब इसके अंदर जो पहली चीज़ है ना, पीएलएस फोकस ऑन मैक्सिमाइजिंग द वेरियस, ये वेरियस पे फोकस करता है कि हमारे पास वेरियस मैक्सिमम से मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। और अगर दूसरी चीज़ इसके अंदर देख लें, दूसरी चीज़ क्या है जी, ये इसके ये assumptions को फॉलो नहीं करता, ठीक है। ये assumption को फॉलो नहीं करता तो हमारे पास ये जो गुडनेस ऑफ इंडिसेस ज़रूरी नहीं रहती, ठीक है। ठीक है। अब ये क्या किसको करता है, वेरियस एक्सप्लेन पे फोकस करता है, ठीक है। अब इसके अंदर भी ना ये 3 तरीके हैं, ठीक है, जिसके अंदर से हम लोग फिट इंडेक्सेस, ये 3 चीज़ें हैं जिसके तरीके से हम लोग देखते हैं, ठीक है। मेजरमेंट मॉडल के अंदर हम लोग देते हैं कम्युनैलिटी इंडेक्सेस को देखते हैं। अब ये कम्युनैलिटी इंडेक्सेस को ये उसका फार्मूला है। अब ये जो है ना शुड बी ग्रेटर देन 1, इसमें हर वेरिएबल की जो है ना द मैनिफेस्ट वेरिएबल्स वैल्यूज शुड बी ग्रेटर देन 1, उनकी वैल्यूज 1 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। मेजरमेंट मॉडल के अंदर कम्युनैलिटी इंडेक्सेस को देखते हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर मॉडल के अंदर हम लोग देखते हैं रिडंडेंसी को देखते हैं, जो कि ये भी मैक्सिमम होनी चाहिए, ठीक है। और ओवरऑल अगर हम लोग इसको हम ओवरऑल मॉडल क्वालिटी की बात करें ना, तो इसके अंदर गुडनेस ऑफ फिट की अगर हम लोग देखें तो इसके अंदर ये फार्मूला है और इसकी वैल्यू भी 0.5 से ज़्यादा आनी चाहिए, ठीक है। क्लोजर टू 1 होनी चाहिए, ठीक है, 0.1 से ज़्यादा होनी चाहिए, तो हम कहेंगे हमारा मॉडल फिट है, ठीक है। अब मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें अगर आप देखें तो बता दी है। मेजरमेंट मॉडल, स्ट्रक्चर मॉडल, रिफ्लेक्टिव, फॉर्मेटिव, मिमिक, आउटर वेट्स, इनर वेट्स, उसके बाद ओवरऑल मॉडल की ये फिटिंग की तरह हम लोगों ने इसकी बात कर दिया, ठीक है। ये हमारा बेसिक मॉडल क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, नेक्स्ट स्लाइड पे भी एक चीज़ इधर दी गई है कि मैंने जो बताया था ना बूटस्ट्रैपिंग को हम लोग यूज़ करते हैं और इन सब चीज़ों को, अब ये टेक्नीक है, ठीक है, उसके अंदर, ठीक है, बेसिक मॉडल के अंदर बूटस्ट्रैपिंग की टेक्नीक है। इस टेक्नीक की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। उससे पहले इसको पढ़ लेते हैं। क्या है जी, दी आर्टिकल डिस्कस अ नॉन पैरामेट्रिक बूटस्ट्रैपिंग मेथड दैट हेल्प्स टू वैलिडेट पाथ कोएफिशिएंट्स। जो हमारे पास कोएफिशिएंट्स होते हैं स्ट्रक्चर मॉडल के अंदर, जो कोएफिशिएंट्स होते हैं, अब ये जो है ना, ये जो आप लोगों को एक नज़र आ रहे हैं, E1, E2, E3, इसके अंदर बीटा 1 2, बीटा 1 3, बीटा 2 1। अच्छा, बीटा 1 2, बीटा 2 3 और बीटा 1 3 ये पाथ कोएफिशिएंट्स हैं, ठीक है। This article discuss a non-parametric bootstrapping method to help the validate the coefficients in a structure model। इन coefficients के लिए जो bootstrapping के method है उसके लिए हम लोग इधर उनकी वैलिडेशन के लिए, ठीक है, हम लोग इधर देखेंगे, ठीक है। दिस मेथड इन्वॉल्व्स जो बूटस्ट्रैपिंग मेथड है वो रिसैम्पलिंग टेक्निक पे जो बेसिकली फोकस करता है, ठीक है। उस पर फोकस करने के बाद ये आगे काम करता है, ठीक है। तो वो चीज़ है इसके अंदर, ठीक है। अब हम लोग इसके अंदर पाथ कोएफिशिएंट्स और ये इसकी इक्वेशन है पाथ कोएफिशिएंट्स की, ठीक है। तो हम लोग बूटस्ट्रैपिंग की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये नीचे 2 क्वेश्चन थी, अब हम लोग सीधा आते हैं बूटस्ट्रैपिंग के अंदर। अब बूटस्ट्रैपिंग टेस्ट अ सिंगल पाथ कोएफिशिएंट, और इसके बाद हम लोग करेंगे टेस्टिंग बूटस्ट्रैपिंग टेस्टिंग अ सिंगल पाथ कोएफिशिएंट, बूटस्ट्रैपिंग टेस्टिंग फॉर जो है ना मल्टीपल पाथ कोएफिशिएंट्स, ठीक है। अब सिंगल पाथ कोएफिशिएंट्स के लिए हमारे पास एच नॉट क्या होता है जी, पाथ कोएफिशिएंट इज जीरो। एच वन क्या होता है, तो पाथ कोएफिशिएंट इज नॉट जीरो, मतलब एच वन मतलब उनके अंदर रिलेशनशिप है। अब हम लोग बूटस्ट्रैपिंग के मेथड को देख लेते हैं, ठीक है। ये क्या करता है बूटस्ट्रैपिंग का मेथड, अब लोग हम सिंपली ये क्या करता है, सबसे पहले फॉर एग्जांपल आपके पास 200 का सैंपल था, उस 200 के सैंपल को आपने क्या कहा जी, आपने कहा ये मेरे पास एक सूडो पॉपुलेशन आपने इसको कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब उस 200 के पॉपुलेशन के आप लोग भला क्या करेंगे, बनाएंगे विद रिप्लेसमेंट से। आप ये क्या लेंगे, उस 200 के सैंपल के विद रिप्लेसमेंट के जरिए आपने 1000 सैंपल्स बना लिए, ठीक है। अब उन 1000 सैंपल्स के आपके पास अलग-अलग से अगर आप देखें तो 1000 जो है आपके पास आएंगे पाथ कोएफिशिएंट्स आएंगे, ठीक है। अब उन पाथ कोएफिशिएंट्स के अगर आप लोग क्या करें, उन पाथ कोएफिशिएंट्स के आप लोग क्या वो देख लें कि उन पाथ कोएफिशिएंट्स, अब आपके पास 1000 पाथ कोएफिशिएंट्स आ गए, अब उनके कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालने उनके आपस में, उनके कॉन्फिडेंस इंटरवल जब आप निकालेंगे ना, तो उन कॉन्फिडेंस इंटरवल्स को निकालने के बाद, ठीक है,
आप लोग ये कर सकते हैं कि एक वो आ जाएँगे, ठीक है? एक बूटस्ट्रैपिंग के ज़रिए से आपके पास पाथ कोएफ़िशिएंट्स आ जाएँगे और एक आपके पास ओरिजिनल जो आपने पहले से निकाले होंगे, ठीक है? ये 2 तरीकों से आपके ओरिजिनल जो पहले से निकाल के रखे हुए जो पाथ कोएफ़िशिएंट्स है आपके पास आ जाएँगे। जो है एक बूटस्ट्रैप से जो आपके पास पाथ कोएफ़िशिएंट्स आ जाएँगे। इनका आपस में जब आप लोग रिलेशनशिप देखेंगे ना, तो वो क्या है जी, आपके पास अगर तो अ, आपके पास if the goodness of it indices of the original data is higher than the critical value of the bootstrapping distribution, अगर ओरिजिनल डाटा जो है वो हायर आ जाता है, हम लोग क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे नल हाइपोथेसिस को और ये कहेंगे कि हमारा जो है रिलेशनशिप जो है एच वन को एक्सेप्ट करेंगे। तो उसका मतलब ये होगा द पाथ कोएफिशिएंट इज नॉट जीरो, मीनिंग देयर इज अ रिलेशनशिप। अगर इसी काम को हम लोग अकेले अकेले के लिए करेंगे तो वो सिंगल पाथ कोएफिशिएंट्स अगर सबको एक साथ करेंगे, अगर आगे ये भी है सबको एक साथ करने के बारे में भी लिखा हुआ है, ये सारा प्रोसेस एक साथ करेंगे, होल पाथ क्वेश्चंस के लिए करेंगे तो वो आ जाएगा होल पा मतलब सबके लिए करेंगे तो वो होल में आ जाएगा। सबके लिए एक साथ करेंगे तो, ठीक है? बूटस्ट्रैपिंग का प्रोसेस। उसके बाद हम लोग हेटेरोजेनिटी को देखते हैं। हेटेरोजेनिटी भी अब होती है 2 किस्म की। एक होती है ऑब्जर्व्ड हेटेरोजेनिटी, एक होती है अनऑब्जर्व्ड हेटेरोजेनिटी। इसकी अब हम लोग बात करते हैं। ऑब्जर्व्ड है जो हेटेरोजेनिटी क्या होती है जी? ये तब होती है जब आप ऑब्जर्व्ड हेटेरोजेनिटी तब होती है जब आपके लेटेंट वेरिएबल्स के दरमियान में रिलेशनशिप जो है ना, अ, दरमियान में रिलेशनशिप्स के अंदर वेरिएबिलिटी जो है वो किसी बाहर वाले ऑब्जर्व्ड वेरिएबल्स की वजह से आए, ठीक है? अब मैं कह रहा हूँ कि लेटेंट वेरिएबल्स के दरमियान में जो रिलेशनशिप है उसमें वेरिएबिलिटी किसी बाहर वाले ऑब्जर्व्ड वेरिएबल यानी कि आप कह लें कि किसी डायमेंशन की वजह से आए, किसी इंडिकेटर की वजह से आए, किसी आइटम की वजह से आए, किसी मैनिफेस्ट वेरिएबल की तरफ की वजह से आए, ठीक है? लेटेंट वेरिएबल्स के दरमियान, ठीक है? उनके रिलेशनशिप के दरमियान में वेरिएबिलिटी जो है, ठीक है? तब हम लोग ऑब्जर्व्ड हेटेरोजेनिटी को यूज़ करते हैं। अब इधर एक बहुत अच्छी एग्जांपल दी हुई है, ठीक है? अब इस एग्जांपल को हम लोग देखते हैं कि यू आर स्टडीइंग द कस्टमर सैटिस्फैक्शन। आप कस्टमर सैटिस्फैक्शन के बारे में आप लोग देख रहे हैं यूजिंग द प्रोडक्ट क्वालिटी एंड सर्वर स्पीड। ये दोनों आपके पास मैनिफेस्ट वेरिएबल हैं, ठीक है? इनके ज़रिए से आप लोग देख रहे हैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ठीक है? अगर इसके अंदर फॉर एग्जांपल आप ये आपका एक मॉडल है, ठीक है? इस मॉडल के अलावा आपके पास एक एज का वेरिएबल है। अगर आप उस एज के वेरिएबल को डाटा सेट में ऐड करेंगे ना, तो वो क्या बताएगा, वो एक मतलब आपको एक बहुत ही ना एक पैटर्न आपको बताता है कि अगर आपके डाटा सेट में जो यंगर है और ओल्डर कस्टमर है, वो बेसिकली उनकी वजह से आपने सिर्फ एक एज का वेरिएबल उसके अंदर डाला मॉडल के अंदर, ठीक है? तो उसमें उसने ये बता दिया कि जो यंगर है उनके लिए वो डिफरेंटली मॉडल बिहेव कर रहा है और जो ओल्डर है उनके लिए डिफरेंटली बिहेव कर रहा है, ठीक है? फ्रॉम योर डाटा सेट रिवील्स दैट द यंगर एंड ओल्डर कस्टमर्स रिप्रेजेंट डिफरेंटली टू सर्वर स्पीड, ठीक है? सर्वर स्पीड के लिए वो डिफरेंटली बिहेव कर रहे हैं। दिस इज ऑब्जर्व्ड हेटेरोजेनिटी, ठीक है? अब अनऑब्जर्व्ड हेटेरोजेनिटी की अगर हम लोग बात करें ना, अनऑब्जर्व्ड हेटेरोजेनिटी तब होती है जब लेटेंट वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप में वेरिएबिलिटी किसी हिडन फैक्टर की वजह से आ जाए। मिसाल के तौर पे अब इसी मिसाल को लें और आप देखें कि इस बार आपके पास एक्सटर्नली एज या जेंडर जैसे वेरिएबल नहीं है, ठीक है? जो कि वेरिएबिलिटी को एक्सप्लेन करते हैं। फिर आप इसके लिए यूज़ तो फिर इसके लिए आप लोग रीबस पीएलएस जैसा एल्गोरिदम है उसको यूज़ करते हैं। तो वो क्या करेगा, अब इधर ये लिखा हुआ है जी, हाउएवर यूजिंग द मेथड लाइक रीबस पीएलएस यू डिस्कवर हिडन सब ग्रुप्स, ठीक है? सच एज price sensitive customer or service oriented customers that account for the unobserved heterogeneity, ठीक है? अब वो क्या करेगा, आप जब उसको यूज करेंगे तो वो फिर आपको बता देगा कि ये मेरे मैनिफेस्ट वेरिएबल्स हैं, ये इस तरह का पैटर्न शो कर रहे हैं, ये मैनिफेस्ट वेरिएबल्स इस तरह का पैटर्न शो कर रहे हैं, ठीक है? ये आपको रीबस पीएलएस बताएगा। अब रीबस पीएलएस की भी आगे हम लोग बात करेंगे, जाने नहीं देंगे इसको भी। अब ये इसके अंदर ना ये जो है रीबस पीएलएस, ठीक है? इसमें अब मैंने पहले आपको हेटेरोजेनिटी ऑब्जर्व्ड और अनऑब्जर्व्ड का बता दिया। अब ये जो है ना इसके कुछ स्टेप्स हैं, ठीक है?
ये करता है डिटेक्ट द लेटेंट क्लासेस सब ग्रुप्स डिटेक्ट करता है विच स्पेसिफाइज मॉडल पैरामीटर, ठीक है, ये लेटेंट क्लासेस को डिटेक्ट करता है। यूज अ क्लोजनेस मेजर बेस्ड ऑन द रेजिडुअल्स फ्रॉम अ मेजरमेंट एंड द स्ट्रक्चर मॉडल, स्ट्रक्चर और मेजरमेंट मॉडल की बेस पे, ठीक है। ये क्या करता है, क्लोजनेस मेजर करता है, ठीक है। अब ये जो इसका ना इटरेटिव एल्गोरिथम्स है, इसकी हम लोग बात करते हैं, ठीक है। ये अगले पेज के ऊपर मैंने स्टेप बाय स्टेप लिखे हुए हैं, इनको देखते हैं। ये क्या करते हैं जी, सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे जी, स्टार्ट स्टार्ट करेंगे आप लोग अपना जो ग्लोबल आपका जो है ना ग्लोबल मॉडल, यानी कि जो आपने पहले मॉडल बनाया था, स्टार्टिंग पे जो आपने मॉडल बना सीधा सीधा बना दिया था। फर्स्ट यू रन अ पीएलएस पाथ मॉडलिंग एनालिसिस यूजिंग ऑल दी डाटा, ठीक है, आपका अपना सारा डाटा को लेके उसको रन करेंगे, ठीक है। दिस इज योर स्टार्टिंग ग्लोबल मॉडल, ये आपका स्टार्टिंग ग्लोबल मॉडल होगा, ठीक है। आप सारे यूनिट्स को लेंगे, ठीक है। उसके बाद फाइंड रेजिडुअल्स आप कैलकुलेट करेंगे, उसके अंदर से रेजिडुअल्स कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद ग्रुप ऑब्जर्वेशंस, अब ये जो चीज़ है ना क्लस्टरिंग उसके अंदर से अब करेंगे, ठीक है। परफॉर्म हेरारिकल क्लस्टरिंग ऑन द रेजिडुअल टू डिवाइड डाटा इनटू के ग्रुप्स। अब आप लोग उसके ऊपर हायरार्किकल क्लस्टरिंग करेंगे, जिससे आपका डाटा जो है वो जो जितना डाटा एक जैसा उस तरह से वो उसकी क्लस्टरिंग हो जाएगी, उसके ग्रुप्स बन जाएंगे। दीज ग्रुप्स आर फॉर्म बेस्ड सम ऑब्जर्व बिहेवियर सिमिलरली बट डिफरेंटली फ्रॉम अदर्स। अब यही बात है कि वो जो सिमिलर बिहेव करेंगे वो एक जैसे हो गए, और जो बाकी सिमिलर होंगे वो एक जैसे हो जाएंगे, ठीक है। आपस में और जो वो ग्रुप्स हैं वो इन जो है आपस में विदिन सेम होंगे, बिटवीन जो है वो सेम नहीं होंगे, ठीक है, ये चीज। अब क्रिएट अ लोकल मॉडल फॉर ईच ग्रुप, अब ये क्या होगा जी, वो जो हर ग्रुप है, जो मैंने ग्रुप बनाया उन ग्रुप्स हर ग्रुप के लिए अलग अलग से मॉडल को रन करेंगे, ठीक है। और हर एक ग्रुप अपने अपने क्या रखेगा, और हर एक जो है ना ग्रुप अपने अपने पैरामीटर्स भी रखेगा अलग-अलग से। अच्छा, अब हम लोग देखें जी, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, उसके बाद क्या है जी, साइन ऑब्जर्वेशन, ठीक है। कैलकुलेट हाउ वेल ईच ऑब्जर्वेशन फिट विद ईच ऑफ द के लोकल मॉडल यूजिंग सीएम वैल्यू। अब हम लोग क्या करेंगे, वो हर ऑब्जर्वेशन किस तरह से फिट हो रही है उसको देखेंगे। उसके बाद करेंगे इस प्रोसेस को, वो क्या करेगा, बार बार अपडेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद अपडेट एंड आइट्रेट करेंगे। उसके बाद ये तब तक करेंगे जब तक कि हमारे पास वही बात के स्टेबल स्टेबल हमारा द एल्गोरिथम स्टॉप्स व्हेन द क्लासेस, वो जो ग्रुप्स हैं एंड देयर मॉडल मॉडल स्टेबलाइज, वो जो ग्रुप्स हैं वो हमारे पास जब तक स्टेबल नहीं हो जाएंगे तब तक हम लोग इसको करते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगर नेक्स्ट बात करें, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज की बात करें, ठीक है, इसके अंदर हम लोग आगे हमारे पास रिसर्च, इस पूरे आर्टिकल को जो हमने पढ़ा उसके बाद रिसर्च जो अपॉर्चुनिटीज हमारे पास किस कौन कौन सी हैं, किस किस तरह से निकल के आती हैं वो देख लेते हैं। अब इसके अंदर ना हम लोगों ने रिफ्लेक्टिव में जो है ना उस तरह से बात नहीं की, और आप लोग आगे रिफ्लेक्टिव के ऊपर काम कर सकते हैं, ठीक है। और हाइब्रिड क्लस्टरिंग टेक्निक्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग कंबाइन करें, रीबस को कंबाइन करते हैं मशीन लर्निंग के साथ, ठीक है, अपना एक एडवांस क्लस्टरिंग आपके पास हो जाएगी, एडवांस क्लस्टरिंग एल्गोरिथम बन जाएगा, ठीक है, उस पर आप काम कर सकते हैं। हाइब्रिड टेक्निक्स आप यूज़ कर सकते हैं सिंपली। उसके बाद आप लोग रीबस पीएलएस की जो है इम्प्रूवमेंट, उसके ऊपर उसकी इंटरप्रिटेशन के ऊपर, एल्गोरिथम की इंटरप्रिटेशन इंप्रूवमेंट के ऊपर आप लोग बात कर सकते हैं। और उसके अलावा आप लोग जो इसके जो सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है, स्मार्ट पीएलएस है, एम प्लस है, जो सॉफ्टवेयर्स मेनली इसके लिए यूज़ होते हैं, पीएलएस के लिए यूज़ होते हैं, आप उसके ऊपर भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा इतना ही टॉपिक था। उम्मीद है इतने की आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।